Dear friend, Assalamu alaikum, good evening. Dear friend, Assalamu alaikum, good evening. Hope you will be all right. Once again, your merchant is with you, and today have brought very important question of chemistry. So let's get started. In our previous lecture, we have completed from question number 1 to 15 of the chapter number second, three states of a matter. And today we will discuss from 16 to 30 question. It means today we have to discuss at least 15 questions. These questions are very important regarding to your MDCAT, ECAT, Federal Public Service Commission, Sindh Public Service Commission, and different other exams. So let's get started. Today our क्वेश्चन नंबर वन मीन्स 16 मीन्स वन, क्योंकि हमने पहले से 15 तक किया था, तो आज हमारे पास है 16 क्वेश्चन नंबर 16। वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ एनी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। तो ये स्टेटमेंट किसने दी? वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? तो हम इसको देखते हैं, मैथमेटिकली इसकी रिलेशनशिप देखते हैं। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। और ये जो स्टेटमेंट है वो दी थी चार्ल्स लॉ ने। चार्ल्स लॉ कहते हैं कि वॉल्यूम किसी भी गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और प्रेशर उसको रखते हैं हम कांस्टेंट। तो ये चार्ल्स लॉ ने दिया था। और बॉयज लॉ ने कहा था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयज लॉ ने इनवर्सली रिलेशनशिप दिया था प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान। और चार्ल्स लॉ ने कहा था कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल। तो इसका हम आगे चलकर इसका आगे जो हम डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 को हम कंप्लीट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम किसी भी गैस का, ये वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की, तो उसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। ये स्टेटमेंट है चार्ल्स लॉ की। मूव करते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ according to Charles law, volume of a gas is double then the temperature will be। अब चार्ल्स लॉ के मुताबिक अगर वॉल्यूम हमारा डबल, तो टेम्परेचर क्या होगा? क्योंकि चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो जब हमारे पास वॉल्यूम डबल हो रहा है, ये वॉल्यूम डबल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि वॉल्यूम को अगर डबल किया तो टेम्परेचर भी आपका डबल होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो वॉल्यूम अगर डबल हो रहा है तो टेम्परेचर भी डबल होगा। तो इसका जो सही जवाब है हमारे पास है वो डबल है। आंसर नंबर ए इज करेक्ट वन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीज देन द टेम्परेचर विल इंक्रीज। देन अगर वॉल्यूम गैस का हम इंक्रीज करते हैं, अब वॉल्यूम क्या करते हैं? वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, किसी भी गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। तो और क्या होगा? तो वेलोसिटी मॉलिक्यूल की क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल विल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, बोथ ए एंड बी। तो इस जब वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल जो हैं वो रैपिडली मूव करते हैं, वो तेजी से मूव करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो हमारे पास वेलोसिटी मॉलिक्यूल की होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी भी मॉलिक्यूल की इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो हमारे पास जो सही जवाब है वो है बोथ ए एंड बी। सी इज करेक्ट वन, दिस इज करेक्ट वन। वेलोसिटी भी मॉलिक्यूल की इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ,
वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज inversely proportional to the pressure at constant temperature, then the velocity and kinetic energy molecule will be. अब बॉयज लॉ के मुताबिक वॉल्यूम किसी भी गैस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर की, और टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है। टेम्परेचर को हम नहीं ना इंक्रीज करें ना डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, और वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉयज लॉ के मुताबिक, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल की, उस पर क्या असर पड़ेगा, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या विल रिमेन सेम। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा विल रिमेन सेम, क्योंकि हमारे पास हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, क्योंकि जो वेलोसिटी मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी मॉलिक्यूल की विल रिमेन सेम, मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, ये बार बार थोड़ी ये मिस्टेक हुई है। According to Charles' law, volume of a gas is directly proportional to the temperature. Then the graph between the volume and temperature will be. चार्ल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम हमारा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो ग्राफ टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान क्या बनेगा। अब सपोज करें कि हमारे पास ये ग्राफ है, एक ग्राफ में हम ग्राफ बना लेते हैं, ये हमारे पास टेम्परेचर है और ये वॉल्यूम है। अब जितना हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं उतना ही वॉल्यूम हमारा बढ़ता है। तो इसका मतलब कि ये जो हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा हमारे पास स्ट्रेट लाइन ये रहा, क्योंकि वॉल्यूम, चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम किसी भी गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। अब देखो जितना भी टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं उतना ही वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन बन रहा है बिल्कुल सीधे में। अगर हमने टेम्परेचर इतना बढ़ाया तो वॉल्यूम भी इतना बढ़ेगा, तो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन बना। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है स्ट्रेट लाइन। मूव करते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 टाइम। 273 मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लियर, 273 टाइम 1/273। तो द वॉल्यूम ऑफ अ given mass of a gas increase or decrease by 1/273 time of its original volume at the 0 degree for every degree rise and fall of the temperature. This statement. अब चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम किसी भी गैस का इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो 1/273 टाइम इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसके ओरिजिनल टेम्परेचर से। तो ये जो है स्टेटमेंट किसने दी थी, ये स्टेटमेंट दी थी चार्ल्स लॉ ने। चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम किसी भी गैस का इंक्रीज या डिक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करता है 1/273 टाइम। तो ये स्टेटमेंट दी थी चार्ल्स लॉ ने। मूव करते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। वन मोल ऑफ एनी गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी इक्वल टू डैश। अब ये हमारे पास है एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ ने कहा था कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ पे भी ये कहता है कि 1 मोल ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी इक्वल टू 1 मोल जो होता है हमारे पास, सपोज करें कि हमारे पास ये है एक कार्बन डाइऑक्साइड का ये 1 मोल है, तो ये कंटेन करता है 22.4 dm³। तो सवाल में भी पूछा गया कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी इक्वल टू 1 मोल बराबर होता है 22.4 dm³। तो हमारे पास ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है वो है बी, 22.4 dm³। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 2 मोल ऑफ ग्लूकोज विल कंटेन डैश नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब ग्लूकोज हमारे पास उसके 2 मोल हैं, तो ये मॉलिक्यूल कितने कंटेन करेगा। जैसे कि हमने पढ़ा है कि कोई भी 1 मोल होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास C6
C6 C6H12 C6H12 H12 H12O6, ये हमारे पास है 1 मोल। ये हमारे पास 1 मोल है, तो ये कंटेन करता है 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल। और यहाँ पे हमें हमसे पूछा गया 2 मोल। 2 मोल मतलब C6H12O6। तो यहाँ पे हमारे पास है 2 मोल। 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, और 2 6 ज़ा 12 इंटू 10 पावर 23। तो हमारे पास जो जवाब है वो है बी। बी करेक्ट है, 12.04 इंटू 10 पावर 23। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करें, ताकि फिर मैं इसको आपको कोशिश करूँगा ठीक से ठीक समझाने की। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल ऑक्यूपाई स्पेस और विल कंटेन वॉल्यूम। अब जो 2 मोल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वॉल्यूम कितना वो ऑक्यूपाई करेंगे या कितना वॉल्यूम कंटेन करेंगे। तो 2 मोल है। अगर 1 मोल होता हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का, ये 1 मोल, तो 1 मोल करता है 22.4 DM³ अब यहाँ पे 2, तो हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल CO2 2 मोल हो गए। 2 मोल हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, टू ये जो 2 है हम मल्टीप्लाई करते हैं 22.4, जो हमारे पास स्टैंडर्ड वॉल्यूम है 22.4। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा ये इस 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 पॉइंट, 2 2 ज़ा ये जो 2 2 ज़ा 4 और ये 2 2 ज़ा 4, तो 44.8 डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 44.8 DM³ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। मैथमेटिकल रिलेशनशिप ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। अब एवोगैड्रोस लॉ की जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है वो क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा, तो मैंने इसे लिख दिया, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ इसको इजी वे में समझाने की। तो एवोगैड्रोस ने कहा था, एवोगैड्रोस ने कहा था कि वॉल्यूम किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल, और प्रेशर और टेम्परेचर हमें उसने रखा था कांस्टेंट। टेम्परेचर और प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था। तो हमारे पास जो ए है ये करेक्ट है, वॉल्यूम इसका करेक्ट है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल। तो हमारे पास जो जवाब है वो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल, ये दिया था एवोगैड्रोस लॉ ने, कि वॉल्यूम किसी भी गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल के। तो अब इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। आइडियल गैस डू नॉट हैव। आइडियल जो गैस होती है उसके पास क्या नहीं होता, अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, और बोथ ए एंड बी। तो जो आइडियल गैस होती है हमारे पास, ये आइडियल गैस, उसके पास ना तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है और ना रिपल्सिव फोर्स होता है, ये दोनों नहीं होती, ये दोनों नहीं होती। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो ऑप्शन है हमारे पास सी करेक्ट है, बोथ एंड बी, ये दोनों नहीं होती। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी का जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो इसका सही जवाब है ए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड।
अब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें मूव करने में रुकावट पैदा होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं। अब जो देखिए हमारे पास लिक्विड है पानी, तो उसको हम पानी कहीं टेबल पे या गिराते तो वो जल्दी फ्लो होती है। वहाँ पे सेम जगह पे हम हनी को गिराते हैं या कोई ऐसी विस्कस चीज़ गिराते हैं तो वो फ्लो नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेजिस्टेंस ज़्यादा करते हैं। तो जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल, उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। उसकी विस्कोसिटी की वजह से वो फ्लो ठीक से नहीं कर पाती चीज जो हमारे पास लिक्विड है वो। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। फ्री फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्फेरिकल, दिस इज ड्यू टू। अब जो लिक्विड हमारे पास पानी, हैंड पंप या कोई ऐसी चीज जिससे ड्रॉप गिर रहा हो, तो वो स्फेरिकल शेप में, ऐसे स्फेरिकल शेप में वो नल से गिरता है। तो ये स्फेरिकल शेप में क्यों गिरता है? क्योंकि इसके अंदर एक होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कोशिश करता है कि उस मॉलिक्यूल की सरफेस टेंशन रिड्यूस टू सरफेस टेंशन टेंड्स टू रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। तो ये कोशिश करता है कि जो सरफेस एरिया लिक्विड का वो मैं डिक्रीज करूं। तो फ्री फॉलिंग जो ड्रॉप होता है स्पेरिकल, वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो उनके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अंदर में जो अट्रैक्टिव फोर्स करते हैं, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल जो लिक्विड का जो फ्री फॉलिंग ड्रॉप होता है स्पायरेकल शेप में बनता है वो। दिस इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कूलिंग प्रोसेस। अब ये जो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसको हम कूलिंग प्रोसेस कहते हैं? एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेशर। तो हमारे पास जो सही जवाब है वो एवापोरेशन। एवापोरेशन इज नोन एज द कूलिंग प्रोसेस। सो आवर करेक्ट आंसर इज ए। नाउ we are going to question number 30. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड varies बिकॉज ऑफ। अब बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड की है वो चेंज होती है। वो चेंज क्यों होती है? आउटसाइड प्रेशर की वजह से, आउटसाइड टेम्परेचर की वजह से, आउटसाइड फोर्स की वजह से। तो ये हमारे पास है आउटसाइड प्रेशर की वजह से। अब जब हम हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा है उस डिक्रीज हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का वो चेंज होता है आउटसाइड जो प्रेशर जो डिक्रीज था उसकी वजह से। सो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और इससे जो आगे वाले क्वेश्चन हैं वो जल्दी हम अपलोड करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि आपके इस वीडियो में रखें हम, जो आपको हेल्प करे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, और जो भी आपकी एग्ज़ाम है उसके हवाले से। तो आप हमारे वीडियो सीरीज़ वाइज देखते रहें और कोशिश करें कि इससे आप फ़ायदा उठाएं। और आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मेहरबानी, थैंक यू।